नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पिछले 24 घंटे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को लेकर देश के 3 बड़े राज्यों में बहुत कुछ हुआ है। उन 3 बड़े राज्यों में जो कुछ हुआ उसका असर, उसकी गूंज आने वाले वक्त में जरूर सुनाई देगी। क्या कुछ हुआ है, कौन है वो 3 बड़े राज्य, ये सारी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। कल मैंने खबर दी थी, वो खबर ये थी कि सीआरपीएफ को स्टैंड बाई पे रखा गया है एक राज्य को लेकर, और सीआरपीएफ की अच्छी खासी संख्या को स्टैंड बाई पे रखा गया था। आज सुबह यानी 5 जनवरी की सुबह ईडी की टीम वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक यहां छापा मारने गई। 400 लोग थे, उन पर पत्थरबाजी हुई, ईडी की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, ईडी अधिकारियों पर पत्थर बरसाए गए, उनको भागना पड़ा। आप समझ रहे हैं, सीआरपीएफ और ईडी के सब मिला के 400 लोगों की टीम को भागना पड़ा, तो पत्थरबाजी करने वाले कितने लोग होंगे, उस इलाके का हाल कैसा होगा। कोई मुस्लिम विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है। पंजाब में भी ईडी ने छापा मारा और वहां एक नेता के पास से आधा किलो सोने का बिस्किट मिला है, विदेशी हथियार मिले हैं, 300 राउंड से ज्यादा गोलियां मिली हैं। अब वो नेता किस पार्टी से जुड़े हुए हैं मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए छोड़ देता हूं। उनके बारे में खबर पढ़िए, सिर्फ ये टाइप कीजिए कि पंजाब में ईडी का छापा, और उसके बाद देखिए सीरीज में कि क्या क्या बरामद हुए हैं, कितने पैसे। अभी धीरज साहू का मामला पुराना नहीं हुआ। ईडी की तीसरी वारदात ईडी की टीम की एक पूर्वी राज्य में हुई है और वहां छापा मारा गया। एक जिले के डीसी के पास से इलीगल हथियार और गोलियां बरामद हुई। आर्म्स एक्ट, लोग तो बता रहे कि आर्म्स एक्ट का मामला चल जाएगा। वहां भी, पंजाब में भी और बंगाल में भी, तीनों राज्यों की सरकारें ताल ठोक रही है कि आ जाओ ईडी, हम देख लेंगे। बंगाल में सीबीआई की टीम को जांच करने की इजाजत नहीं है। ईडी की टीम पे हमले हो जाते हैं, सीआरपीएफ के प्रोटेक्शन में जाइए फिर भी हमले हो जाते हैं। दूसरा राज्य झारखंड, यहां के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि ईडी को जो करना है कर ले, चाहे समन भेजना है भेज ले, मैं हाजिर नहीं होऊंगा। बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी को साहेबगंज में छापा मारते समय अर्धसैनिक बलों को साथ लेकर जाना पड़ता है। पंजाब में तो सीधे विदेशों से, जो विदेशी देश के दुश्मन हैं उसके साथ लिंक मिला है। अब आप बताइए कि ईडी की टीम को करना क्या चाहिए, ऐसे में केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। बंगाल से अगर ईडी की टीम भाग खड़ी हुई तब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। बीजेपी ने इस पर बयान नहीं दिया है, और इस पर बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता हैं। वो क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी, पहले आप सुन लीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए, साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए
खून हो जाए तो मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। तो सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि बंगाल में गुंडों की सरकार है। यहां विपक्ष के न कांग्रेस की सुनवाई है, न सीपीएम की सुनवाई है, न बीजेपी की सुनवाई है। अगर लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं वो बंगाल में बैठकर ये बयान दे रहे हैं तो फिर आखिर रोक कौन रहा है केंद्र सरकार को? झारखंड में केंद्र सरकार क्यों हिचक रही है? अगर बार बार समन भेजे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, और हाजिर ही नहीं हो रहे हैं बल्कि वो बयान भी जारी कर रहे हैं और बयान देख लेने की जारी कर रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि इन दो राज्यों में संवैधानिक संकट है। केंद्र की एजेंसियां काम नहीं कर पा रही, राज्यपाल बराबर रिपोर्ट भेज रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति पर, उसके बाद जो केंद्र सरकार के अफसर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आयोग ने विपरीत ये दिया है, रिपोर्ट दी है। इन सब के बावजूद सिर्फ इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, क्या उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए बंगाल और झारखंड में कुछ नहीं किया जा रहा है? या फिर पॉलिटिकल रिपरकशंस इसके जो होंगे, हानि लाभ को देखते हुए खामोशी की चादर ओढ़ी जा रही है? क्योंकि झारखंड हो या बंगाल हो, इन दोनों के बारे में जो भी सक्षम एजेंसियां हैं उन सब की रिपोर्ट गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में चुनाव आयोग का एक लिफाफा साल भर से ज्यादा वक्त हो गए पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन से गोंद से चिपका हुआ है, खुल ही नहीं पा रहा। केंद्रीय एजेंसियां, जो भी जांच एजेंसियां, सीबीआई है, ईडी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है बंगाल और झारखंड के बारे में, कुछ नहीं हो रहा। और इन्हीं के देखा देखी, इन 3 राज्यों की देखा देखी दिल्ली का भी एक मुख्यमंत्री है, भले ही अर्ध राज्य हो, लेकिन हम तो वो भी ठोक रहा है कि भेजते रहो नोटिस, कुछ नहीं करेंगे, न जाएंगे, न जवाब देंगे, न हाजिर होंगे। क्या केंद्र सरकार मजबूर है या चुनाव को देखते हुए मजबूरी में है? फायदा नुकसान को देखकर ये खामोश है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, खामोश रहने के बावजूद भी इसी केंद्र सरकार पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि तानाशाह सरकार है। अगर 17 सरकारों को बर्खास्त करने वाले राजीव गांधी इस देश में तानाशाह सरकार नहीं थे, अगर 22 राज्य सरकारों को बर्खास्त करने वाली इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो तानाशाही नहीं थी, तो 0 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही सरकार है। सोचना आपको है कि इन 3 राज्यों का, खास करके बंगाल और झारखंड, इन दोनों का किया क्या जाए, विकल्प क्या बचते हैं? सोचिए आप, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।